Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 10, Motion and Measurement of Distances, and in this topic we will discuss activity 3. Measure the height of your classmate using hand span and then by using a meter scale. क्या करिए स्टूडेंट्स कि आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उनकी जो हाइट है उनको मापिए यूजिंग हैंड स्पैन। सबसे पहले आप किसका उपयोग करेंगे? हैंड स्पैन का। देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, फिर आप क्या करिए उसी हाइट को मीटर स्केल से मापिए। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल, और इसके लिए आप अपने क्लासमेट से पूछिए टू स्टैंड विद हिज बैक। इसके लिए आप अपने जो क्लासमेट हैं उनसे पूछिए कि वो कैसे खड़े हों, दीवार से लगकर खड़े हों। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव इज हिज हेड, और आप क्या करेंगे जब वो खड़े होंगे तो उनके सिर के ऊपर क्या लगा देंगे? एक मार्क लगा देंगे ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर। एग्जैक्टली अबव हिज हेड, उनके सिर के ऊपर वो मार्क लगेगा। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद द मीटर स्केल। फिर ये जो मार्क है, फिर जो वहाँ पे खड़ा था आपका फ्रेंड, वो वहाँ से हट जाएगा, तो केवल फ्लोर से और उसके हेड तक की जो दूरी है वो रह जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस मार्क तक आपको डिस्टेंस को मेज़र करना है फ्रॉम द फ्लोर, यानी कि फर्श से। ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर। विद योर हैंड स्पैन, सबसे पहले आपको हैंड स्पैन से करना है ये काम। देन विद द मीटर स्केल, फिर आपको किस चीज़ का उपयोग करना है? मीटर स्केल का उपयोग करना है इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेज़र द लेंथ इन अ सिमिलर वे, और इसी तरीके से जो अन्य स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? इस लेंथ को एक समान तरीके से क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.3, आपको क्या करना है? सभी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 10.3 के अंदर रिकॉर्ड करना है। जैसे देखिए किस तरीके से आप इस टेबल को फिल करेंगे स्टूडेंट्स। टेबल 10.3 में आपको बताना है मेज़रमेंट ऑफ हाइट। तो मेज़रमेंट ऑफ हाइट में जैसे अमित है तो उसकी हाइट जब आपने हैंड स्पैन से मापी तो वो कितनी बैठ रही थी? 171 सेंटीमीटर। अच्छा, जब आपने उसको मीटर स्केल से मापा तो उसकी हाइट कितनी हो गई? 175 सेंटीमीटर। सो देयर आर वेरिएशंस इन द हाइट। नाउ अंकित की जो हाइट थी हैंड स्पैन से वो कितनी आई? 168 सेंटीमीटर। फिर उसकी जो हाइट थी जब आपने मीटर स्केल से मापी तो वो कितनी आई? 172 सेंटीमीटर। अब भरत की जो हाइट थी वो कितनी आई? 155 सेंटीमीटर जब उसने हैंड स्पैन से मापी। उसके बाद जो उसकी हाइट थी जब मीटर स्केल से उसने उस हाइट को मापा तो वो कितनी आई? 160 सेंटीमीटर। तो हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर कि जब आप हैंड स्पैन से हाइट माप रहे हैं तो कुछ और आ रही है, और जब आप मीटर स्केल से माप रहे हैं तब कुछ और आ रही है। सो देयर आर वेरिएशंस इन द हाइट। अब विराट की बात करें तो विराट की 160 सेंटीमीटर आई हाइट हैंड स्पैन से, और मीटर स्केल से ये हाइट कितनी आई उसकी? 165 सेंटीमीटर।
स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। जितने भी ये परिणाम आए हैं इनको बहुत सावधानी से आपको क्या करना है, प्राप्त करना है, जो कि अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो परिणाम आपको कॉलम 2 में दिए गए हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे एक दूसरे से। एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। और ऐसा क्यों होगा कि जो आपने लंबाई हैंड स्पैन से मापी है दैट दिस इज़ डिफरेंट। जो हैंड स्पैन से मापी गई लंबाई है वो कैसी होगी, बिल्कुल अलग होगी अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। लुक एट द रिजल्ट्स इन कॉलम 3 वेयर मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। कॉलम 3 में स्टूडेंट्स देखिए, कॉलम 3 आपका ये है, इसमें जो हाइट है वो आपने स्टैंडर्ड स्केल से मापी है। द रिज़ल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ। अब जो परिणाम हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, क्या ये बिल्कुल बराबर हैं? इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर नहीं है तो फिर इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों ये एक दूसरे से अलग हैं, आप सोच सकते हैं। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन्स। जो हर कोई है वो एक प्रकार का जो स्केल है उसका क्या करता है, उपयोग करेगा इन हाइट्स को मेज़र करने के लिए। एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन्स, ना कि अलग अलग हैंड स्पेन का उपयोग करेगा। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। बहुत छोटी छोटी क्या हैं स्टूडेंट्स, एरर्स आ जाती हैं जब आप ये ऑब्जर्वेशंस ले रहे होते हैं। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेज़रमेंट। जो बड़ी क्लासेस आएंगी स्टूडेंट्स उसमें आप पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस की, उस चीज़ को जानने के लिए उस चीज़ का क्या महत्व है। एंड हैंडलिंग सच एरर्स, यहाँ पे जो बात चल रही है वो एरर्स की चल रही है कि जो एरर्स आती हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसको आपको जानना है जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। एंड हैंडलिंग सच एरर्स, फिर आप उन एरर्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं इन मेज़रमेंट, जब आप किसी भी चीज़ को माप रहे होते हैं उस चीज़ में। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। जो कर्व्ड लाइन है उसकी हम लंबाई को किस तरीके से मापेंगे, तो इसको एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे। वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। हम कर्व्ड लाइन की जो लंबाई है उसको आसानी से माप नहीं सकते डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। उसको हम मीटर स्केल से सीधे ही उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ थ्रेड, हमें क्या उपयोग में लेना पड़ेगा, थ्रेड यानी कि धागा, टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। जो कर्व्ड लाइन की जो लंबाई है उसको मापने के लिए हमें थ्रेड का उपयोग करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी 4 के द्वारा अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम कर्व्ड लाइन की जो लंबाई है उसको मापते हैं। यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। आप क्या करिए,
थ्रेड का उपयोग कीजिए उस लंबाई को मापने के लिए। किसकी? कर्व्ड लाइन की, कर्व्ड लाइन ए बी की। पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। अब आप क्या करिए, एक गांठ बांध दीजिए थ्रेड पे, यानी कि धागे पे, नियर वन ऑफ इट्स एंड, उसका कोई एक सिरा होगा, उसके करीब में ही एक गांठ लगा दीजिए। प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए। जो ये नोट आपने बांधी है, जो ये गांठ आपने लगाई है, इसको पॉइंट ए नाम दे दीजिए। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। अब क्या करिए, एक छोटा सा जो पोर्शन है थ्रेड का, उसको उस लाइन के साथ लगा दीजिए। कीपिंग इट टाउट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। उसको क्या करिए, अपनी उंगलियों से और अपने अंगूठों से तान दीजिए। टॉट का क्या मतलब है? तना हुआ। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड। क्या करिए, जो धागा है उसको होल्ड कीजिए, यानी कि उसको पकड़िए। एट दिस एंड पॉइंट, जो उसका एंड पॉइंट है उससे, विद वन हैंड, एक हाथ से। यूजिंग द अदर हैंड, अब दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए, स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन। तो जो आपने थ्रेड लिया है उसका एक छोटा सा जो हिस्सा है, उसको उस कर्व्ड लाइन के साथ लगा दीजिए। Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. अब इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बार बार क्या करते रहिए, रिपीट करते रहिए। till the other end B of the curved line is reached, जब तक कि आप जो एंड B है आपकी कर्व्ड लाइन का, वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। Make a mark on the thread where it touches the end B. अब क्या करिए, एक मार्क लगा दीजिए धागे के ऊपर, जो एंड बी को क्या कर रहा है, छू रहा है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। अब क्या करिए, मीटर स्केल से उस धागे को खींचिए। मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। जो दूरी आपको मापनी है वो किस किस के बीच में मापनी है? नोट यानी कि गांठ, इन द बिगनिंग शुरुआत में, एंड फाइनल मार्क, और जो फाइनल मार्क है उस धागे पर, वहाँ तक की दूरी आपको मापनी है, वहाँ तक की लंबाई आपको मापनी है। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। और यही जो कर्व्ड लाइन ए बी की जो लंबाई है उसको देगा। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances. हम ये देख रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा केयर, यानी कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा करनी पड़ रही है, सुनिश्चित करने के लिए, that we are measuring distances and length correctly, कि हम ये जो distances हैं, ये जो दूरियां हैं और ये जो लंबाई हैं, इनको बहुत सही तरीके से मापें। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, और हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। एंड डिवाइसेस, और यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी या फिर ज़रूरत पड़ेगी, विद विच वी मेज़र दीज डिस्टेंसेस, जिनसे हम ये जो दूरियां हैं इनको माप सकते हैं।
एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर, और अपने जो परिणाम है उनको हम दूसरों के साथ क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस। एक्टिविटी 5 के द्वारा हम इसको समझेंगे। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव बीन रिसेंटली। अब आप क्या करिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुओं के बारे में सोचिए जिनको आपने अभी अभी देखा है। लिस्ट दैम इन टेबल 10.4। उनको टेबल 10.4 के अंदर क्या करना है, लिस्ट में लेके आना है। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, स्कूल बैग, मॉस्किटो, ए टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट। दिस लिस्ट में ऑल्सो हैव बटरफ्लाई, ए डॉग, ए कार, ए काउ, योर हैंड्स, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, or the hands of a clock. Make your list as large as you can. विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। तो आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें तो मूव कर रही हैं यानी कि चल रही हैं, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो रेस्ट पर है, मतलब रुकी हुई हैं। तो टेबल 10.4 के अंदर ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड इन मोशन, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रेस्ट में हैं वो आपको कॉलम ए में लगाने हैं, और कॉलम बी में वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि किसी मोशन में है यानी कि गति में है। तो हाउस है, जो हाउस है ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा कैसी रहती है, रेस्ट में रहती है। तो फिर इसके विपरीत ही जो एक फ्लाइंग बर्ड है वो किस में रहती है, मोशन में रहती है। फिर आते हैं हम टेबल पे। जो टेबल है वो हमेशा रेस्ट में रहती है, और सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, जो सेकंड हैंड है, सेकंड्स की जो सुई है वो कैसी रहती है, मोशन में रहती है। क्लॉक जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ होता है, रेस्ट पर होता है। मूविंग फैन और इलेक्ट्रिक फैन, यानी कि जो पंखा है उनके, जो पंखा है वो किस में है, मोशन में है। ए बॉल क्या है, रेस्ट में है। फिर ए फिश इन वाटर, जो फिशेज हैं वाटर के अंदर वो सभी किस में है, मोशन में है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि कैसे इसका नतीजा निकालेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अभी मोशन में है या फिर वो अभी रेस्ट में है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. On this basis, you may decide whether an object is at rest or in motion. Let us look at the motion of an ant closely. तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा
कि यू माइट हैव नोटिस्ड, आप क्या करिए नोटिस कीजिए, दैट बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस, जो चिड़ियाएँ होती हैं वो एक ही जगह पर नहीं रहती। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस, लेकिन जो टेबल है वो एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर आपको रखी हुई मिलेगी। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। और यही कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे स्टूडेंट्स जिनके बेसिस पे आप ये समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। अब हम जो चींटियाँ होती हैं उनकी गति के बारे में देखेंगे। एक्टिविटी 6 के द्वारा हम इसको समझेंगे। सेलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड एंड्स। एक ऐसी जगह को खोजिए जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं। स्प्रेड अ लार्ज शीट, आप क्या करिए एक जो बड़ी सी शीट है उसको स्प्रेड कीजिए, यानी कि उसका विस्तार कीजिए, उसको खोलिए। ऑफ वाइट पेपर, जो कि सफ़ेद कागज़ की बनी हुई होती है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट, और उस पे हल्की सी चीनी डाल दीजिए। आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर। जो आप ये देखेंगे कि जो चींटियां हैं वो चीनी के ऊपर आकर्षित होने आकर्षित होती हुई दिखाई देंगी। तो जो चींटियां हैं उनकी बात चल रही है, वो भी शुगर के साथ। एंड यू विल फाइंड मैनी ants क्राउलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। और आप ये भी खोजेंगे कि जो बहुत सारी आंट्स हैं, जो बहुत सारी जो आंट्स हैं वो शुगर की तरफ क्या होने लगेंगी, अट्रैक्ट होने लगेंगी या फिर आकर्षित होने लगेंगी। एंड यू विल फाइंड मैनी आंट्स क्राउलिंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर सून। और आप कुछ समय बाद ये खोजेंगे कि बहुत सारी आंट्स जो हैं वो उस शीट ऑफ पेपर पे रेंगना शुरू कर देंगी। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper. तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक चींटी को कोशिश करेंगे एंड मेक अ स्मॉल मार्क, और एक बहुत छोटा सा मार्क विद अ पेंसिल, पेंसिल आप लगा देंगे, पेंसिल से एक छोटा सा मार्क लगा देंगे नियर इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के पास में, वेयर इट हैज़ जस्ट क्राउल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। जब वो जो आंट्स हैं वो क्या कर जाएंगी, रेंगती हुई उस शीट के पेपर से निकल जाएंगी। तब आपको क्या करना है, पेंसिल से एक छोटा सा मार्क आपको लगाना है।
कीप मार्किंग इट्स पोजीशंस, तो आप उसकी जो पोजीशंस हैं उसको क्या करते चले जाएंगे, मार्क करते चले जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, और कुछ सेकेंड्स के बाद, एज इट्स मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर, जैसे ही वो उस पेपर के ऊपर से होकर निकल जाएंगी। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर, कुछ समय के बाद आप पेपर को क्या करेंगे, हिला देंगे। फ्री ऑफ द शुगर, जो कि शुगर से बिल्कुल आज़ाद हो चुका होगा। एंड द आंट्स, और एंट्स से भी। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज, और जो आपने अलग अलग पॉइंट्स आपने क्या करे हैं, मार्क करे हैं एरोज से, उसके लिए मुझसे कनेक्ट होंगे। टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग, ये दिखाने के लिए कि जो आंट है वो कौन सी दिशा में चल रही है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट मूव टू इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स, और कुछ कुछ सेकंडों में ही आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को आप मार्क करेंगे, और ये दिखाएगा कि जो आंट है वो कुछ सेकंड्स में कितना चल ली है। मोशन सीम्स टू बी some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? जो मोशन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, गति। गति को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो जो मोशन है ये क्या, इसका क्या मतलब होता है कि जो पोजीशन है उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की, विद टाइम, इजंट इट, समय के साथ। होता है ना स्टूडेंट्स ऐसा भी। इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो आपने ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट्स, तो आप उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को रखना पसंद करेंगे। जैसे कि उसमें क्या क्या आ रही थी, क्लॉक, अ सोइंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर चल रहे हैं। तो इसका आंसर है यस, यस दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यदि आपका आंसर है नो, तो क्यों है, नो क्यों है, आपको ये भी बताना है। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, क्या आपने ये जो पार्ट्स हैं, ये जो पुर्जे हैं किसी भी मशीन के, तो क्या कभी आपने इन पुर्जों को चलते हुए देखा है, कभी नोटिस किया है आपने। द ब्लेड ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग, जो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो घड़ी है उसके जो हाथ हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। हाउ आर दे मूविंग, वो चल कैसे रहे हैं। इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दोज ऑफ एन आंट और अ ट्रेन, क्या जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एंट यानी कि चींटी और ट्रेन के मूवमेंट से मिलता जुलता है। लेट अस नाउ लुक
at some types of motion to help us understand these differences। तो अब हम कुछ मोशन के बारे में क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ प्रकार के क्या होते हैं, मोशंस होते हैं जो कि हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, ये समझने में मदद करते हैं। दीज डिफरेंसेस, ये जो छोटे छोटे बदलाव आते रहते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।